दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन पे 25 साल की विधवा महिला अपने 3 साल के बेटे को लेके फुट फुट कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बहुत बड़ी परेशानी में है। और जितने भी लोग उस महिला के पास से होके गुजर रहे थे, किसी ने भी उस महिला से ये पूछने की कोशिश नहीं की, खासकर महिलाओं ने भी कि बहन तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी समस्या है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस बात को नोटिस कर रहा था कि ये महिला बेचारी काफी देर से रो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके साथ में भी कोई नहीं है। इसका बच्चा चीज मांगने की कोशिश कर रहा है, तो ये बराबर अपने बच्चे को मना कर रही है कि नहीं, चीज नहीं खानी है। दोस्तों, वो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति उस महिला के पास में जाता है, उससे सारी बात पूछता है और इसके बाद में उस अनजान व्यक्ति ने उस विधवा महिला के साथ में कुछ ऐसा किया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो आखिर में दोस्तों, उस अनजान व्यक्ति ने उस विधवा महिला के साथ में ऐसा क्या कर दिया था? चलिए पूरी कहानी को बताते हैं दोस्तों। कहानी बहुत ही दुख भरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, झारखंड के रांची में एक रेलवे स्टेशन पे एक 25 साल की विधवा महिला रो रही थी अपने 3 साल के बच्चे को लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां से जितने भी लोग निकल रहे थे, कोई भी उस महिला से कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सारे लोग मतलबी हैं। लेकिन उन्हीं सब के बीच में एक व्यक्ति ऐसा बैठा होता है जो इन सब चीजों को नोटिस करता है और उस महिला के पास में जाता है। उसको ये देख के खराब लग रहा है कि 3 साल का बच्चा चीज मांग रहा है और ये महिला बराबर मना कर रही है और रो रही है। पता नहीं इसके साथ में क्या हुआ है। तो जब उस अनजान व्यक्ति को रहा नहीं जाता है तो उस महिला के पास में जाता है और उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो और कहाँ जा रही थी, कहाँ की रहने वाली हो, क्या वजह है जिसकी वजह से तुम इतनी दुखी हो। दोस्तों, वो महिला बताते हैं कि भाई, हम जिस ट्रेन से जाने वाले थे उसकी मैंने टिकट भी ले ली और मेरे पास में इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है। मैंने 300 रुपए की टिकट ले ली और ज्यादा भीड़ होने की वजह से ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हम उस ट्रेन पे चढ़ भी नहीं पाए और मेरा जरूरी काम था, हम वहां जा भी नहीं पाए और मेरे साथ में भी कोई नहीं है। हम बहुत ही ज्यादा हालात के मारे हुए हैं। दोस्तों, उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि बहन, आप कहाँ की रहने वाली हो और आपका नाम क्या है और आप जा कहाँ रही हो। तो उस महिला ने बताया कि मेरा नाम मधु है और हम रांची के ही रहने वाले हैं। रांची में ही मेरा मायका है, रांची में ही मेरी ससुराल है और हम दिल्ली जा रहे हैं। मेरे पति 1 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं, मेरे पति की डेथ हो गई है और मेरी शादी के सिर्फ 5 साल हुए हैं और मेरा 3 साल का बच्चा है। तो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे ससुराल के कोई भी तुम्हारे साथ में क्यों नहीं आए हैं। तो वो और भी ज्यादा रोने लगती है, कहती है कि मेरे ससुराल वाले मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो एक्सपायर हुए। मेरे ससुराल वालों का ये कहना है कि मेरे पैर अच्छे नहीं हैं उस घर के लिए जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। अब उनको ये कौन बताए कि जितना दुख उन्हें नहीं होगा उससे 4 गुना मुझे दुख है। और मेरे ना तो मायके में कोई ऐसा है, मेरे भैया और भाभी हैं, वो भी मेरा साथ नहीं देते हैं, मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे माँ-बाप जिंदा नहीं हैं, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। ऐसे करके वो महिला और भी ज़्यादा फूट-फूट कर रोने लगती है। तो व्यक्ति कहता है कि दिल्ली में फिर जाके क्या करोगी? तो बताती है कि दिल्ली में हमारे पति जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे लगभग 6-7 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि वो पैसा अगर हमें मिल जाए, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, तो हम सोचते हैं कि अगर वो पैसा मिल जाए तो उस पैसे से हम अपना छोटा-मोटा कोई काम शुरू कर लेंगे जिससे हम अपने बच्चे को पाल सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुन के भाई वो जो अनजान व्यक्ति था उसके भी आँखों में आँसू आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु था। उसने कहा कि तुम चिंता ना करो, कोई बात नहीं है, तुम्हारी ट्रेन छूट गई लेकिन हम भी दिल्ली जा रहे हैं और हम किसी काम से यहाँ पे आए हुए थे झारखंड में, लेकिन हम दिल्ली में जा रहे हैं। दिल्ली में ही मेरा काम है, खुद का मेरा काम है और मेरा खुद का मकान है और हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, दिल्ली तुम्हें पहुँचाने की और कोशिश करेंगे कि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाए, तुम चिंता ना करो। दोस्तों, उस महिला को थोड़ी-सी राहत मिल जाती है कि चलो इस दुनिया में कोई तो अच्छा है जो किसी की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ही दूसरी ट्रेन आती है तो वो व्यक्ति कहता है कि चलो इस ट्रेन में चढ़ जाओ और वो व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र था वो उस महिला को एसी वाले कोच में ले जाता है। यानी मधु जब जितेंद्र के साथ में उस एसी वाले डिब्बे में पहुंचती है तो वो सीट तो सिर्फ
जितेंद्र की थी। लेकिन अब जितेंद्र ये सोचता है कि कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे और तुम मेरी इस सीट पे आराम से बैठ जाओ और इस पे आराम से लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल भी तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वो महिला जो मधु थी, वो थोड़ा-सा डरती भी है, घबराती भी है कि हम किसी अनजाने व्यक्ति के साथ में जा रहे हैं, इसके विश्वास पे जा रहे हैं। पता नहीं हमारा क्या आगे होगा, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। दोस्तों लगभग 1 घंटे का समय जब बीत जाता है उस गाड़ी को चलते-चलते, तब तक टीटी आ जाता है टिकट को देखने के लिए। तो टीटी ने देखा कि उस महिला के पास में टिकट नहीं है, वो बिना टिकट के बैठी हुई है। वो टिकट उसके पास में उस ट्रेन की है जो ट्रेन छूट गई थी, जिसकी वजह से वो जो टीटी था, उसने कहा कि तुमने टिकट नहीं ली है, बिना टिकट के इस एसी वाले डिब्बे में बैठी हो, तो तुम ऐसा करिए कि 1500 रुपए जुर्माना भरिए, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो महिला बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन टीटी नहीं मानता है। टीटी कहता है कि नियम सो नियम, नियम का उल्लंघन करेगा तो वो जेल जाएगा। दोस्तों अब वो और ज्यादा रोती है कि मेरे पास में तो वैसे भी टिकट के लिए पैसे नहीं, अब ये 1500 रुपए मांग रहे, अब मैं क्या करूं, बहुत मुसीबत में फंस गए। लेकिन जितेंद्र कहता है कि तुम चिंता ना करो। जितेंद्र अपनी पॉकेट से 1500 रुपए निकालता है और तुरंत टीटी को दे देता है। दोस्तों टीटी चला जाता है और मधु की टिकट भी बना देता है। मधु दोस्तों जितेंद्र के इस व्यवहार को देख के बहुत ज्यादा मतलब खुश भी हो जाती, दुखी भी होती, खुशी भी होती है कि देखो दुनिया में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी बहुत लोग हैं। देखो बिना वजह के इन्होंने 1500 रुपए अपने बर्बाद कर दिए और अपने इस डिब्बे में मुझे बिठाया और कह रहे कि पूरी मदद करेंगे। दोस्तों जितेंद्र खाना मंगाते हैं और उस मधु के लिए भी खाना मंगाते हैं। मधु थोड़ा बहुत खा लेती है, दिल में घबराहट है, उलझन है, बेचैनी है कि कैसे क्या होगा आगे चल के। दोस्तों लगभग रात की 9-10 बजे का टाइम हो जाता है, तो मधु की थोड़ी-सी आँख झपकने लगती है। जितेंद्र इसको देखता है तो जितेंद्र मधु से कहता है कि मधु तुम ऐसा करो कि निश्चिंत होके यहाँ पे लेट जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, बैठ के खुद अपनी रात काट लेंगे। मधु कहते हैं कि वैसे भी तुमने मेरे साथ में बहुत सारे एहसान कर दिए हैं और मेरी इतनी हेल्प कर रही हो, अब तुम्हारी सीट पे हम लेट नहीं सकते हैं, तुम अपनी सीट पे लेट जाओ, हम बैठ के अपनी रात काट लेंगे। वो बच्चा रोता है, बच्चा सोने के लिए परेशान था। दोस्तों जितेंद्र बहुत ज्यादा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बच्चे को लेके सो जाओ और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। दोस्तों मधु के लाख कहने पर भी जितेंद्र नहीं मानता है। जितेंद्र अपनी सीट दे देता है रिजर्वेशन वाली और मधु उस सीट पे अपने बच्चे को लेटा के और सो जाती है। दोस्तों मधु को उस जितेंद्र का व्यवहार इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उसको अपनों से भी ज्यादा बढ़ के वो जितेंद्र लगने लगता है। रात का सफर बीत जाता है और सवेरा हो जाता है। ट्रेन दिल्ली में पहुंच जाती स्टेशन पे और वहां पे सारे लोग उतरने लगते हैं, तो मधु भी उतर जाती है, जितेंद्र भी उतर जाता है। अब जितेंद्र ये कहता है कि मधु से कि मुझे ये बताओ कि जहां पे जिस कंपनी में तुमको जाना है, क्या उस कंपनी का तुमको नाम पता मालूम है? तो मधु कहती है कि हाँ मेरे पास में एक पर्ची है, उस कंपनी का नाम है और मुझे नहीं पता, बाकी हम तो बस इसी सहारे में हैं कि जैसे तैसे हम पहुंच ही जाएंगे पूछते पूछाते। दोस्तों जब उस कंपनी के बारे में वो जितेंद्र सुनता है तो जितेंद्र कहता है कि हाँ ये कंपनी है और अपने मोबाइल से लोकेशन उसकी देखता है और कहता है कि तुम ऐसा करो, चिंता ना करो, चलिए हम तुमको उस कंपनी तक ले चलते हैं, वरना तुम एक छोटे बच्चे के साथ में कहाँ भटकती घूमोगी। हम उस कंपनी तक चलते हैं और अगर पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हें पैसे दिलवा देंगे, इसके बाद में हम वापस चले जाएंगे और तुमको वापस ट्रेन में बिठा देंगे। दोस्तों मधु एक राहत की सांस लेती है कि चलो कम से कम कोई तो मेरे साथ में है। दोस्तों मधु पहुंच जाती है उसी कंपनी में जहां पे उसके पति काम करते हैं जितेंद्र की मदद से। तो वहां के मैनेजर से बात करती है मधु, बताती है सारी बात कि मेरे पति का 8 महीने का पेमेंट यहाँ पे रुका हुआ है और वो पैसा मुझे दे दो। लेकिन वहां के जो मैनेजर थे वो कहने लगते हैं कि जो तुम्हारे पति का पैसा है वो तुमको नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारे पति ने नॉमिनी में अपने पिताजी का नाम लिखाया था। जो बारिश है इस पैसे का वो तुम्हारे पिताजी हैं, ससुर जी हैं, तो वो ससुर जी को ही तुम्हारा पैसा मिलेगा, तुमको नहीं मिल सकता है। और अगर कोई मतलब गुंजाइश होगी तो 4 दिन का वक्त लगेगा, हम तुमको फिर से बताएंगे, अपना नंबर दे दो। दोस्तों मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मधु रोने लगती है कि देखिए हम कहाँ से भागते हुए यहाँ पे आए और हमारा पैसा जो है वो मेरे ससुर जी निकाल सकते हैं और ससुर जी ने तो वैसे ही मुझे घर से निकाल दिया, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों मधु के पास में कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा। दोस्तों फिर जितेंद्र पता है क्या करता है कि मधु के जो ससुर जी थे
तो मधु को नंबर उनका मालूम था, तो उनको फ़ोन करता है, बताता है सारी बात कि तुम्हारे बेटा का जो पैसा है कंपनी में वो तुम्हें मिलेगा क्योंकि नॉमिनी तुम हो। तो तुम आ जाओ यहाँ पे और 4 दिन बाद पैसा मिल जाएगा। अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो। क्योंकि जितेंद्र और मधु ने ये सोचा कि भाई हमें नहीं मिलेगा, मधु ने सोचा तो मेरे ससुर को मिल जाएगा, लेकिन बाद में हमें मिल जाएगा। इतना तो वो समझते ही हैं होंगे कि भाई छोटा बच्चा है, पैसा हमारा है, हमारे पति का है तो हमें ही मिलेगा। तो मधु को इस पे कोई आपत्ति नहीं थी। दोस्तों लेकिन मधु के ससुर ने जैसे ही बात सुनी कि बेटे का जो पैसा है वो हमें मिलेगा, तो वो तो वहां से भाग खड़े होते हैं। और भाई इधर जितेंद्र ने मधु से कहा कि भाई तुमको 4 दिन रुकना पड़ेगा। कहाँ रुकोगी, कोई है तुम्हारा जानने पहचानने वाला? लेकिन मधु कहती है कि मेरा जानने पहचानने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मैंने तो ये सोचा था कि पैसा मिल जाएगा, हम तुरंत वापस आ जाएंगे। तो जितेंद्र कहता है कि अगर तुमको कोई ऐतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो तुम मेरे मकान में रह सकती हो, क्योंकि हमारा घर दिल्ली में ही है और वहां पे 4 मंजिल का हमारा मकान है। हमारे माँ बाप भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मधु के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मधु जितेंद्र के साथ में चली जाती है। जितेंद्र मधु के लिए सारी व्यवस्था करता है और उसको एक रूम दे देता है। रूम में सारी चीजें अवेलेबल कर देता है, खाने पीने का सामान और लेटने का सामान सब कुछ कर देता है। मधु को ऐसा लग रहा था कि जितेंद्र के एहसान को हम जिंदगी में कभी चुका नहीं पाएंगे। और मधु वहां पे रहने लगती है। लगभग 3 दिन बीत जाते हैं। अब चौथे दिन का इंतजार था, क्योंकि उस मैनेजर ने कहा था मधु से कि तुम्हें हम 4 दिन बाद बताएंगे कि तुम्हें पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, नहीं तो तुम्हारे ससुर को मिलेगा। और उधर भाई ससुर भी उसके चल देते हैं भाई भागते हुए कि पैसा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि 70-80 हजार रुपए उस कंपनी में फंसा हुआ था। दोस्तों चौथे दिन मधु ने मैनेजर के पास में फोन किया और कहा कि सर आपने मुझे बताया नहीं क्या हुआ। तो मैनेजर कहने लगते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि तुम्हारे ससुर जी को पैसा मिलेगा और तुम्हारे ससुर जी आए, सारे पैसे यहाँ से ले गए, वो पैसे निकाल दिए मैंने। दोस्तों इतनी बात जब मधु ने सुनी, मधु दहाड़े मार के रोने लगी कि मेरे साथ में क्या हुआ। मधु ने कहा कि मुझे बताना तो चाहिए, बस उसी पैसों का मुझे सहारा था, उसी पैसों की बदौलत हम अपने बच्चे को पाल सकते थे और वो भी तुमने मेरे ससुर को पैसा दे दिया। दोस्तों मैनेजर ने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और मैनेजर ने फोन काट दिया। मधु फूट फूट कर रोती है तो जितेंद्र तुरंत आता है मधु के पास दूसरे रूम से और पूरा बात पूछता है। तो मधु ने कहा कि हम क्या करें, जिन पैसों की वजह से हम यहाँ तक भागते हुए आए हैं, जिन पैसों से हमारे बच्चे की थोड़ी बहुत जिंदगी बन सकती है, वो भी पैसा हमारे ससुर जी लेके चले गए। जितेंद्र को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जितेंद्र मधु के ससुर को फोन करते हैं, मधु के ससुर फोन नहीं उठाते हैं। लगभग 20 घंटे लगाई लेकिन मधु के ससुर ने फोन नहीं उठाया। लेकिन फिर जाने कैसे एक बार उठा लिया और जितेंद्र ने कहा कि तुमने वो पैसे क्यों ले लिए, तुमको शर्म नहीं आई? तुम्हारी विधवा बहू एक छोटे बच्चे को लेके घूम रही है, भड़बड़ाती हुई, परेशान होती हुई उन्हीं पैसों के सहारे, और वो पैसे तुमने ले लिए, उस पे उसका अधिकार था। तब मधु के ससुर कहते हैं कि कौन बहू कौन नाती पोते हम किसी को नहीं जानते, मेरा बेटा चला गया, मेरी बहू चली गई, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मेरी अब बहू नहीं है। दोस्तों जितेंद्र ने कहा कि तुम्हारा नाती है वो तो तुम्हारा है, अगर बहू तुम्हारी नहीं है। तो वो ससुर बोलता है मधु का कि मुझे क्या पता कि वो बच्चा मेरे बेटे का है या किसी और का। ऐसा लांछन लगा लेता है और ये लांछन भाई जब मधु सुनती है तो मधु को बहुत ज्यादा खराब लगता है। मधु को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, सिर्फ वो जितेंद्र है जो हमारी मदद करता है, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं है। मधु के ससुर ने फोन काट दिया और दोस्तों जितेंद्र ने मधु से कहा कि अब क्या करोगी, तुम्हारे जो पैसे थे वो तुम्हारे ससुर ले गए। मधु कहते कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, अगर मेरा बच्चा ना होता तो मैं आत्महत्या कर लेती, मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहती हूँ, मैं क्या करूं। अब ऐसा करिए कि मेरी टिकट करवा दीजिए और हम वापस चले जाएंगे, वहीं पे कहीं भीख मांगे जाके अपने बच्चे को तो हम पालेंगे। दोस्तों जितेंद्र बहुत ज्यादा दयालु था। जितेंद्र को ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब खटक रही थी कि बताइए एक बेचारी लाचार महिला को कितना ज्यादा सताया जा रहा है। लोग पैसे में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं। दोस्तों अगले दिन क्या होता है कि जो मैनेजर कंपनी का था जिसके पास में मधु का नंबर था, वो मधु के पास में फोन करता है और कहता है कि तुम नौकरी करना चाहोगी, तुमको हम बहुत अच्छी नौकरी दे सकते हैं। तो मधु कहती है कि हम पढ़े लिखे तो है नहीं, मुझे कौन सी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों उस मैनेजर की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी नीयत बिगड़ रही है, क्योंकि मधु बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसकी सिर्फ 25 साल उम्र थी, जवान थी और उसका नाक नक्श बहुत अच्छा था। दोस्तों
उस मैनेजर की नीयत बिगड़ जाती है। वो फोन करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें नौकरी दिलवा सकते हैं। जब मधु ने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं, तो कहा कि तुम झाड़ू पोछा कर सकती हो, लेकिन तुमको हमारी किसी और जगह पे झाड़ू पोछा करना होगा। दोस्तों, जितेंद्र को जब मधु ने ये बात बताई, जितेंद्र उसकी भावनाओं को भाप गया। जितेंद्र ने कहा कि उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, उसकी नीयत खराब हो चुकी है। दोस्तों, 2 दिन के बाद में जितेंद्र ने मधु की टिकट कंफर्म करवा दी और कहा कि ठीक है, ये तुम इस गाड़ी से चली जाओ और रांची पहुंच जाओगी। लेकिन जब जितेंद्र मधु को और उसके बच्चे को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आता है, तो मधु का जो बच्चा था वो काफी दिनों से जितेंद्र के साथ में रह रहा था और जितेंद्र उसको हर सुविधा दे रहा था, हर खाने पीने की चीजें दे रहा था, जिसकी वजह से वो बच्चा जितेंद्र से बहुत ज्यादा हिल गया था। दोस्तों, वो बच्चा जितेंद्र के चिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास में जान रहना है। दोस्तों, मधु भी रोने लगती है जितेंद्र को देख के और कहने लगती है कि तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे, पता नहीं दोबारा हम फिर से कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे करके मधु भी रोने लगती है और दोस्तों जितेंद्र भी रोने लगता है। जितेंद्र को भी खराब लगने लगता है कि इतने दिनों से मेरे साथ में रहे और ये बच्चा रो रहा है, इनको कैसे हम जाने दें। दोस्तों, जितेंद्र इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि जितेंद्र मधु से ये कहने लगता है कि तुम अब नहीं जाओगी, तुम अब मेरे साथ में रहोगी, मेरी जिंदगी बन के रहोगी, हम तुमको अपने साथ रखेंगे, तुमसे हम शादी करेंगे। दोस्तों, मधु को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मधु को अभी तक ये नहीं मालूम था कि जितेंद्र की शादी हुई कि नहीं हुई है। दोस्तों, जितेंद्र मधु को जबरदस्ती अपने साथ वापस ले आता है और मधु के बारे में जितेंद्र अपने माँ बाप से सारी बात बता देता है और कहता है कि हम मधु से शादी करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात है। दोस्तों, जितेंद्र की शादी दूसरी जगह से रुकी हुई थी, लेकिन जितेंद्र के माता पिता इतने अच्छे थे कि वो अपने बेटे की बात पे सहमति जता देते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, शादी कर लो। हम भी उस दुखियारी लड़की के बारे में जान के बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं, कोई बात नहीं, एक जिंदगी तो काटनी है। दोस्तों, उसके माता पिता, जितेंद्र के माता पिता बड़ा धूमधाम के साथ में अपने बेटा जितेंद्र की शादी मधु के साथ में करा देते हैं और मधु की जिंदगी फिर से हरी भरी हो जाती है, खुशियों से भर जाती है और एक अनाथ बच्चे को बाप मिल जाता है और एक दुखियारी महिला को उसका जीवन साथी मिल जाता है। तो दोस्तों, हमें ये लगता है कि अनजान व्यक्तियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अनजान व्यक्ति हमेशा गलत ही होते हैं, बस इसी नजर से देखते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनजान होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए मसीहा बन जाते हैं। तो आप तो क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र के बारे में? मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तक के लिए बाय सभी को।